नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर सफलता की साधन पुस्तक की अगली प्रस्तुति। इस सफ़र में आप लोगों के साथ आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल ज्ञान गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, ये जो है इस पुस्तक का 19वां पार्ट है। 18 पार्ट और 18 पार्ट तक ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पे। आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सफलता की साधन। ज़्यादा सोचते रहते थे, वे अपने काम में पूरी तरह तल्लीन हो जाते थे। पढ़ने और स्व विकास के प्रति समर्पण की वजह से वे अपने काम में बेहतर बनते चले गए और अंततः उन्हें ज़्यादा भुगतान मिलता चला गया। जब वे ऊंचे स्तर की आमदनी कमाने लगे तब भी काम के प्रति उनका सम्मोहन जारी रहा। अतिरिक्त धन को कारोबार से बाहर निकालने और फिजूल खर्ची करने के बजाय उन्होंने उसका दोबारा निवेश खुद में और अपने करियर में किया। फलस्वरूप वे और भी ज़्यादा कुशल बन गए तथा उन्हें और ऊंचा भुगतान मिलने लगा। फिर एक दिन उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनकी नेटवर्थ $10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। निरंतर सीखना और लगातार पढ़ना, यही दो सफलता की कुंजी है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये इस बुक का सबसे निचोड़ चीज़ है। दो ही चीज़ जो है वो जिंदगी में किसी भी काम करने के लिए जरूरी है, वो है निरंतर सीखना और लगातार पढ़ना। नियम यह है कि ज़्यादा कमाने के लिए आपको ज़्यादा सीखना चाहिए। भविष्य सक्षम व्यक्ति का है। उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण घटक भूमि, श्रम, पूंजी या जायदाद नहीं है, यह ज्ञान है। मोटरोला कॉर्पोरेशन अपनी सालाना आमदनी में 4.8% अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित और विकसित करने पर खर्च करता है। मोटरोला के प्रशिक्षण प्रमुख का अनुमान है कि प्रशिक्षण पर जो डॉलर खर्च होता है उसके बदले में कंपनी को $30 के अतिरिक्त बिक्री और लाभ मिलता है। कल्पना करें, उन्नत शिक्षा में निवेश पर 30 गुना फायदा। ज़्यादातर लोगों के मामले में नियमित पढ़ने और निरंतर सीखने के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा यह है कि उन्हें पुराने पैराडाइम्स के हिसाब से पाला गया है। चीज़ों को देखने के पुराने दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा एक ऐसी चीज थी जो दूसरे लोग आपको देते थे। आपके जीवन के शुरुआती 18 वर्ष में आप स्कूल गए और आपका इस तरह का शिक्षा व्यवस्था से रूबरू हुआ मानो आप निष्क्रिय वस्तु हों। जब आप कॉलेज गए तब भी आपने यही कोर्स लिए जिनकी सलाह दी गई थे। आपने उन विषयों का अध्ययन किया जो आवश्यक थे और अपने परीक्षा में वही जवाब लिखे जो पूछे गए थे। जब आप कॉलेज से बाहर निकले तो आप शिक्षा का परिणाम थे। यह तो वैसा ही था कि शिक्षा आपके साथ बस हो गई हो, जिसमें आपने निष्क्रिय भूमिका पर निभाई और सही समय पर हर जरूरी काम किया। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद समीकरण 180 डिग्री घूम जाता है। उस पल के बाद आप अपनी शिक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बन जाते हैं। आप पुस्तकें खरीदने, अध्ययन के कोर्स की योजना बनाने, नई विषय सीखने और लगातार अपनी योग्यताओं का नवीनीकरण करने के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं। यह किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, आप प्रभारी हैं। यह सब आप पर निर्भर करता है। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण की जरूरत है तो यह देने की जिम्मेदारी उसकी कंपनी की है। यह तथ्य है कि अगर आपकी कंपनी आपको प्रशिक्षण देती है तो आपको ऐसे हर अवसर का लाभ लेना चाहिए। लेकिन अगर यह ऐसा नहीं करती है और कोई कंपनी प्रशिक्षण और विकास पर पैसे खर्च नहीं करती है तब भी आप ही निरंतर पढ़कर अपना मूल्य कायम रखने और बढ़ाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। कोई दूसरा तरीका नहीं है।
यहाँ कुछ विचार दिए जा रहे हैं जिनका अभ्यास ज्यादातर सफल स्त्री पुरुष करते हैं। आपके जीवन की गुणवत्ता पर उनका सकल प्रभाव आश्चर्यजनक हो सकता है। सबसे पहले यदि आप अच्छे पाठक नहीं हैं तो इसी समय निर्णय लें कि उत्कृष्ट लीडर बनने के लिए आपको जितनी भी दूर तक जाना होगा आप जाएंगे। इसके लिए आप कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, हर बाधा से उबरेंगे और जितनी भी राशि खर्च करनी पड़े खर्च करेंगे। यदि आप यह नहीं जानते कि अच्छी तरह कैसे पढ़ना है तो अपने काम के बाहर की हर चीज को छोड़ दें और खुद को पढ़ने के प्रति समर्पित कर दें। फुर्सत के हर मिनट को पढ़ने में लगाएं, मानो आपका भविष्य इसी पर निर्भर करता हो, क्योंकि यह वास्तव में करता है। इसमें एक सप्ताह, एक महीने, एक साल लग सकता है, इसमें और भी लंबा समय लग सकता है, लेकिन यह मायने नहीं रखता। उत्कृष्ट पाठक बनने पर आपके लिए ऐसे अवसर के द्वार खुल जाएंगे जिनकी आप इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरे, स्पीड रीडिंग का कोर्स करें। द इवलिन बुक रीडिंग डायनेमिक्स प्रोग्राम शायद इस काम के लिए तैयार किया गया है और यह सर्वश्रेष्ठ कोर्स है। कई समुदायों में कई स्पीड रीडिंग कक्षाएं भी आयोजित की जाती है। स्पीड रीडिंग टच टाइपिंग जैसी होती है। आप एक दो उंगलियों से जिंदगी भर टाइपिंग कर सकते हैं या फिर आप इसे सही तरीके से करना सीखने का समय निकाल सकते हैं और आप अपनी गति को 50-60 शब्द प्रति मिनट तक बढ़ा सकते हैं। पढ़ते समय आप अपनी पढ़ने की गति को 50-60 शब्द प्रति मिनट से 300, 400, 500 या 1000 शब्द प्रति मिनट तक ले जा सकते हैं और लिखी गई सारी बातें समझ सकते हैं। स्पीड रीडिंग के कोर्स बहुत अद्भुत होते हैं और आज के महत्वाकांक्षी लोगों की सफलता के लिए अनिवार्य है। तीसरे, एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी बनाएं। हालांकि सार्वजनिक पुस्तकालय शोध के लिए बहुत सहायक होते हैं, लेकिन आपको अपनी खुद की पुस्तकें भी खरीदनी चाहिए ताकि आप उन पर निशान लगा सकें और उन्हें अपने पास रख सकें। लोग अक्सर पूछते हैं कि उन्हें कौन सी पुस्तकें खरीदनी चाहिए। यह तय करने के लिए आप तुलनात्मक महत्व के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी पुस्तकें खरीदें जो इस पल आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। यहाँ पर अहम शब्द है प्रासंगिक। वयस्क लोग सबसे अच्छी तरह यह सीखते हैं कि जब उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली हर चीज उनकी वर्तमान आवश्यकताओं, उनके कामकाज, उनके जीवन और उनके वर्तमान स्थिति के लिए त्वरित रूप से प्रासंगिक होती है। यदि आप ऐसी सामग्री पढ़ते हैं जो आपके वर्तमान काम में सहायक नहीं है तो आप इसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे और जल्दी ही इसके ज्यादातर हिस्से को भूल जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसी सामग्री पढ़ते हैं जो आपके कामकाज के लिए प्रासंगिक भी होती है और अमल में भी लाई जा सकती है तो आपका मस्तिष्क हर तरह के विचारों से जगमगाने लगता है कि आप ज्यादा प्रभावी बनने के लिए इस नई जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यह रोमांचक भी है और बेहद प्रेरक भी है कि आप नई पद्धतियां और तकनीकें सीखते रहते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना देगी। अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाते समय अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों से पूछें कि वे कौन सी पुस्तकें पढ़ने की सलाह देंगे। फिर सीधे बुक स्टोर जाकर उन्हें खरीद लें। पेशेवर लोग का एक लक्षण यह है कि सभी पेशेवर लोग की घरेलू लाइब्रेरी होती ही है जो उनके क्षेत्र की पुस्तकों से भरी होती है। यदि आप बिक्री के क्षेत्र में हैं तो आपके पास सेल्स बुक्स की लाइब्रेरी होनी चाहिए। आपको बिक्री के क्षेत्र में हर दिन कम से कम 1 घंटे, हर सप्ताह 1 पुस्तक, हर साल 50 पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आपको अपने हुनर का सतत लगनशील विद्यार्थी बनना चाहिए। बिक्री के क्षेत्र में और बिक्री के क्षेत्र के बारे में आपका ज्ञान इतना होना चाहिए कि जितना 500 मील के भीतर कोई दूसरा न जानता हो। आपको अपने क्षेत्र के बारे में इतना ज्ञानी बनने का लक्ष्य बना लेना चाहिए कि कुछ वर्षों में आप इस पर क्लास ले सकें। जब आप सीखी गई चीज को सिखाने के बारे में सोचते हैं तो आप दरअसल उससे ज्यादा सीखते हैं जितना आप अपने लिए पढ़ते समय नहीं रख पाते। आपको
हाई कवर पुस्तकें खरीदनी चाहिए या सॉफ्ट कवर पुस्तकें। मेरी सलाह है कि आप किसी भी तरह की कोई भी ऐसी पुस्तक खरीद लें जो आपकी मदद कर सके। कुछ पुस्तकों का मूल्य 20 से 30 डॉलर होता है। आम आदमी शिकायत करता है कि वह इतनी महंगी पुस्तक कैसे खरीद सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति पहचानता है कि उस पुस्तक में दी गई जानकारी से कड़ी मेहनत के 1-2 साल बचाए जा सकते हैं। अपना विषय सीखने में किसी लेखक को 10 या 20 साल लग सकते हैं। फिर पुस्तक लिखने में उसे 2-3 साल लग जाते हैं। फिर पुस्तक प्रकाशित कराने में 1-2 साल लग जाते हैं। आप चंद डॉलर में पुस्तक खरीदकर अपने क्षेत्र के सबसे चतुर लोगों में से एक 20-25 साल की मेहनत का परिणाम पा सकते हैं। खुद को अच्छी पुस्तकों से भरे शेल्फ दें और अपनी पुस्तकों के विषय के हिसाब से श्रेणीबद्ध करें। एक खंड बिक्री का हो तो दूसरा प्रबंधन का। परिवार और परवरिश पर एक खंड रखें। व्यक्तिगत प्रेरणा और सफलता पर खंड रखें। यदि आपको उपन्यास पसंद है तो उपन्यासों का एक खंड रखें या फिर इतिहास का। अपने खंडों को वर्णमाला के क्रम में सजाएं, या तो पुस्तकों के शीर्षक से या फिर लेखक के नाम से। इसे बहुत ज्यादा औपचारिक या तंत्रात्मक बनाने की जरूरत नहीं है। आपका काम अपनी लाइब्रेरी इस तरह से बनाना है ताकि आपको पता हो कि हर पुस्तक कहाँ रखी है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपके पास कोई पुस्तक है या नहीं है, और आपको यह जानने की जरूरत है कि जरूरत पड़ने पर जानकारी कहाँ मिलेगी। यह एक बार जब आप पुस्तक खरीद लें तो पढ़ते समय हर मुख्य बिंदु को रेखांकित कर लें। अगर आप कोई पुस्तक दोबारा पढ़ते हैं तो अलग रंग के पेन से उन बिंदुओं को रेखांकित करें जिन्हें आप पहली बार में चूक गए थे। अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाकर आप आजीवन विद्यार्थी बन सकते हैं। आप हर दिन का एक हिस्सा पढ़ने, अध्ययन करने और सीखने के प्रति समर्पित कर सकते हैं। आप टेलीविजन देखना छोड़कर अपने समय का निवेश अपने मस्तिष्क और अपने भविष्य में कर सकते हैं। आपको अपने क्षेत्र की जानकारी अध्ययन करने के लिए ही हर 1-2 घंटे पढ़ने की जरूरत है। आपका अखबार, पत्रिकाएं, न्यूज़लेटर, पत्राचार और अन्य सामग्री पढ़ने की जरूरत है, लेकिन इस प्रकार पढ़ने से आप सिर्फ अद्यतन रहते हैं। यदि आप आगे निकलना चाहते हैं तो आपको इससे ज्यादा पढ़ना चाहिए। आपको वर्तमान के साथ अद्यतन रत रहने के लिए भविष्य में निवेश करना चाहिए। आपको ऐसी पुस्तकें और लेख पढ़ने चाहिए जो आपको नए विचार और जानकारी दें, जो आपके पास पहले नहीं थे। आपको वह सामग्री नहीं पढ़नी चाहिए जिसे आप पहले से जानते हैं। आजीवन पाठक बनना आपके भविष्य की कुंजी है। आप पढ़ने में धारा प्रवाह और कुशल बन सकते हैं। जिस तरह अभ्यास और लगन से आप अपने शब्द भंडार का विस्तार कर सकते हैं, भविष्य सिर्फ सक्षम लोगों का है। जो लोग ज्यादा जानते हैं वे हमेशा कम जानने वालों से जीत जाएंगे। श्रेष्ठ व्यक्ति की सच्ची निशानी यह है कि वह आम आदमी से बेहतर शिक्षित और ज्यादा ज्ञानी होता है। आप जितना ज्यादा पढ़ते हैं आप उतने ही ज्यादा बेहतर बनते जाते हैं। आप जितना ज्यादा सीखते हैं, सीखना आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान होता जाता है। आप अपने मस्तिष्क को जितनी ज्यादा चुनौती देते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता का लाभ उतना ही अधिक मिलता है और आप उतने ही ज्यादा चतुर बनते जाते हैं। सभी पाठक लीडर नहीं होते, लेकिन सभी लीडर पाठक होते हैं। पढ़ना मस्तिष्क के लिए वैसा ही है जैसा व्यायाम शरीर के लिए है। अगर आप अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आज ही अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दें। खुद को जीवन भर पढ़ने के प्रति समर्पित करें, ज्ञान के साथ और उस ज्ञान पर अमल करने पर मिलने वाली योग्यताओं के साथ इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप कितनी दूर तक आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अध्याय 11 हुआ समाप्त। अब हम लोग आगे चलेंगे अध्याय 12। कभी हार न माने। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। इसे लाइक शेयर भी कर दीजिए, जिससे मेरा थोड़ा सा सपोर्ट हो और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं
और ये मेहनत आप लोगों को अगर दिखाई देता है तो आपकी मोटिवेशन में, आपका लक्ष्य निर्धारण में और आपको योजना बनाने में ये बुक थोड़ा सा भी मदद किया और मेरी मेहनत का इसमें योगदान है, तो मेरा सपोर्ट कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर बुक का रिव्यू करने के लिए और उसको आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अध्याय 12 और ये पार्ट जैसा कि 19 पार्ट है और इसके सभी पिछले जितने भी सारे पार्ट हैं चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप उसको देख लीजिए, आनंद लीजिए और इसको समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 12, कभी हार न माने। आप जीवन में संभवतः जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं वह है डर, पर विजय पाना और साहस का विकास करना। विंस्टन चर्चिल ने एक बार लिखा था, साहस को सभी गुणों का प्रमुख कहा गया है। विंस्टन चर्चिल ने क्या लिखा था कि साहस को सभी गुणों का प्रमुख कहा गया है। दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस बुक का इम्पोर्टेंट पहलू है उसका स्नैपशॉट आप जरूर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए, क्योंकि हो सकता है सुनने पढ़ने के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपकी ये गैलरी में सेव रहेगा तो आपके दिमाग से गुजरेगा और फिर आपको याद होता जाएगा और आपको अपनी कोई भी धारणा बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सब आप ही के लिए है, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने गैलरी में स्टोर कीजिए। तो चलते हैं, साहस को सभी गुणों का प्रमुख कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और यह सही है क्योंकि बाकी सभी गुण इस पर निर्भर होते हैं। डर मानव जाति की सबसे बड़ा शत्रु है और हमेशा रहा है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, एकमात्र चीज जिससे हमें डरना चाहिए वह है डर। वे दरअसल यह कह रहे थे कि हम जिससे डरते हैं उस चीज के बजाय हमारे डर की भावना ही चिंता, तनाव और दुख का कारण है। जब आप साहस और अटल आत्मविश्वास की आदत डाल लेते हैं तो आपके सामने संभावनाओं का एक बिल्कुल नया संसार खुल जाता है। जरा कल्पना करें, यदि आपको पूरे संसार में किसी चीज से डर नहीं लगता तो आप क्या सपना देखने या बनने या करने की हिम्मत करते हैं। सौभाग्य से साहस की आदत भी दोहराव के जरिए ठीक उसी तरह सीखी जा सकती है जिस तरह कोई दूसरी आदत। हमें लगातार अपने डरों का सामना करने और उसे उभरने की जरूरत है ताकि हम उस तरह का साहस उत्पन्न कर सकें जो हमें बिना डरे जीवन को असंभावी उतार चढ़ाव से निपटने में सक्षम बनाए। सिंडिकेट स्तंभ लेखिका एन लैंडर्स ने लिखा था, यदि मुझे मानवता को एक ऐसी सलाह देने को कहा जाए जिसे मैं सबसे उपयोगी सलाह मानती हूँ तो वह यह होगी कि उम्मीद करें कि मुश्किल जीवन का असंभावी हिस्सा है। यानी जो मुश्किल है वो जीवन का असंभावी हिस्सा है और इसके आने पर अपना सिर ऊपर रखें, इससे सीधे निगाह मिलाएं और कहें कि मैं तुमसे ज्यादा बड़ा बनूंगा, तुम मुझे नहीं हरा सकती। इस तरह आपका नजरिया ही विजय की ओर ले जाता है। डर से उबरने और साहस को विकसित करने का शुरुआती बिंदु सबसे पहले डर उत्पन्न करने वाले सभी घटकों का अवलोकन करना है। ज्यादातर डरों का मूल स्रोत बचपन की परवरिश है जिसकी जड़ में आमतौर पर विनाशकारी आलोचना पाई जाती है। इसमें हम में दो तरह के डर आ जाते हैं। पहला है असफलता का डर जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा अस्वीकृति का डर जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। जब हम में ये डर होते हैं तो हम अपने पैसा या अपना समय या किसी संबंध में अपने भावनात्मक निवेश को गंवाने की आशंका से चिंतित हो जाते हैं। हम दूसरों की राय और संभावित आलोचना के प्रति अति संवेदनशील बन जाते हैं। कई बार
तो इस बिंदु तक कि हम किसी ऐसी चीज को करने से घबराते हैं जिसे कोई दूसरा पसंद करता हो। हमारे डर हमें पंगु बना सकते हैं, वे हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में सृजनात्मक कार्य करने से पीछे रोक सकते हैं। जब हम डर के शिकंजे में होते हैं तो हम झिझकते और विलंब करते हैं, हम अनिर्णायक बन जाते हैं, हम टाल मटोल करने लगते हैं, हम बहाने बनाते हैं और हम पीछे रुके रहने के कारण खोजते रहते हैं, हम कुंठित महसूस करते हैं, हम दो तरफा बंधन में अटक जाते हैं। मुझे करना पड़ेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना पड़ेगा। डर का कारण अज्ञान भी होता है। जब हमारे पास सीमित जानकारी होता है तो हमारी शंकाएं हम पर हावी हो जाती हैं। हम अपनी कार्यों के परिणाम को लेकर तनावपूर्ण और असुरक्षित बन जाते हैं। अज्ञान की वजह से हम परिवर्तन से डरते हैं, अज्ञात से डरते हैं और किसी नई या अलग चीज को आजमाने से बचते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। किसी खास विषय के बारे में ज्यादा और बेहतर जानकारी इकट्ठी करने का काम ही उस क्षेत्र में हमारे साहस और आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। आप इससे अपने जीवन के उन हिस्सों में देख सकते हैं जहां आपके मन में जरा भी डर नहीं था, क्योंकि आप जानते थे कि आप क्या कर रहे थे। जो भी होता है उससे पेश आने में आप सक्षम और पूरी तरह समर्थ महसूस करते हैं। डर में योगदान देने वाले दो अन्य घटक हैं बीमारी और थकान। जब आप थके मंद या बीमार होते हैं या जब आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो आप डर और शंका के प्रति ज्यादा प्रवृत्त होते हैं, जो स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर महसूस करने पर नहीं होता। एक बार जब आप मुख्य घटकों को पहचान लेते हैं जिनकी वजह से आपको डर लगता है तो अगला कदम यह है कि आप अपने डर को परिभाषित करें और उनका विश्लेषण करें। कोरे कागज के सबसे ऊपर यह प्रश्न लिखें, मुझे किस चीज से डर लगता है। याद रखें, सभी बुद्धिमान लोग किसी न किसी चीज से डरते हैं। अपने तथ्य, अपने परिजनों के शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय बचाव की चिंता होना सम्मान और स्वाभाविक है। साहसी व्यक्ति वह नहीं है जिसे कभी डर नहीं लगता, जैसा मार्क ट्वेन ने कहा था। साहस डर का प्रतिरोध है, डर पर महारत है, डर की अनुपस्थिति नहीं। प्रश्न यह नहीं है कि आपको डर लगता है या नहीं लगता, हम सभी को डर लगता है। एकमात्र प्रश्न है आप डर से कैसे निपटते हैं। साहसी व्यक्ति वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जब आप अपने डर का सामना करते हैं और अपने डर के स्रोत या कारण की ओर बढ़ते हैं तो आपके डर घटने लगते हैं और आपका आत्मगौरव तथा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जैसा इमर्सन ने लिखा था, वह हर चीज कर दें जिसे करने में आपको डर लगता है, और डर की मृत्यु तय है। इसका विपरीत भी सच है। आप जिस चीज से डरते हैं, जब आप उससे कतराते हैं तो आपका डर और बढ़ने लगता है और किसी बिंदु पर वे आपके जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं। जब आपके डर बढ़ते हैं तो आपका आत्मगौरव, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उसी अनुपात में घटने लगता है। छोटी बड़ी हर चीज लिखकर अपने डर की सूची बनाएं जिनकी वजह से आपको डर, तनाव या चिंता होती है। अपने कामकाज और निजी जीवन में उन हिस्सों के बारे में सोचें जहां आपके डरों ने आपके पीछे रोक रखा है या आपको किसी नौकरी या संबंध में रुकने के लिए मजबूर किया हो सकता है जहां आप खुश नहीं हैं। जाहिर है, सबसे आम डर है असफलता का डर और अस्वीकृति का डर। कुछ लोग असफलता के डर से संचालित होते हैं। ये अपने गलतियों को तर्क संगत साबित करने या छुपाने में अपनी बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। बाकी लोग अस्वीकृति के डर से घबराते हैं। वे दूसरों को कैसे नजर आते हैं इस बात में वो इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि उनमें स्वतंत्र कार्य करने की जरा भी योग्यता नहीं होती। जब तक उन्हें पूरा यकीन न हो कि कोई दूसरा अनुमोदन करेगा, तब तक वे कोई निर्णय ही नहीं ले सकते।
एक बार जब आप अपने डर को सूची बना लें जो आपको सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित कर रहा है, तो इसके बाद महत्व के क्रम में उन्हें जमा लें। आपके हिसाब से आपके व्यवहार पर किस डर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, किस डर ने आपके सबसे ज्यादा पीछे रोक कर रखा है, कौन सा डर दूसरे स्थान पर आएगा और कौन सा डर तीसरे स्थान पर आएगा। अपने सबसे बड़े डर के संदर्भ में इन तीनों सवाल का जवाब लिखिए। यह डर जीवन में मुझे किस तरह पीछे रखे हुए है, यह डर कैसे मेरी मदद करता है या इसने अतीत में कैसे मेरी मदद की है, और तीसरा है इस डर को मिटाने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। आप साहस और आत्मविश्वास के जिन आदतों को विकसित करना चाहते हैं उनके अनुरूप कार्य करके आप साहस बढ़ाने और डर मिटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आप जिस भी चीज को बार बार अभ्यास करते हैं वह अंततः एक नई आदत बन जाती है। सांसारिक सफलता के लिए पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का साहस होता है शुरू करने, नाव खेने, विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में कदम रखने का साहस, या किसी नई या अलग चीज को आजमाने और अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलने का साहस है। जब सफलता की कोई गारंटी न हो, प्रोफेसर रॉबर्ट रनस्टैंड ने 12 साल तक बैब्सन कॉलेज में उद्यमिता विषय पढ़ाया था। उन्होंने अपने विद्यार्थियों का एक अध्ययन करके पता लगाया कि पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने जीवन में कैसा प्रदर्शन किया था। उन्हें हैरानी हुई कि उनके 10% से कम स्नातकों ने व्यवसाय शुरू किए थे और सफल हुए थे। बाकी विद्यार्थी दूसरी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे और किसी दिन उद्यमी बनने के सपने देख रहे थे। कौन सी चीज इन दोनों समूहों में फर्क का कारण था? उनमें केवल एक ही गुण मिला जो सभी सफल उद्यमियों में समान था, इंतजार करने के बजाय अपना व्यवसाय सचमुच करने की प्रबल इच्छा। रनस्टैंड ने इसे गलियारा सिद्धांत कहा है। उन्होंने पाया कि जब यह व्यक्ति अपने नए व्यवसाय में आगे बढ़े, जैसे गलियारे में आगे बढ़ते हैं, तो अवसर के द्वार उनके लिए खोल दिए गए जो आगे बढ़े बिना नजर नहीं आ सकते थे। पता चला कि उनके उद्यमिता पाठ्यक्रम के जिन स्नातकों ने अपनी सीखी हुई चीजों के साथ कुछ नहीं किया था, वे शुरू करने से पहले परिस्थितियों के बिल्कुल सही होने का इंतजार कर रहे थे। वे अनिश्चितता के गलियारों में नहीं चलना चाहते थे जब तक कि वे उन्हें सफल होने की पक्की गारंटी न दे दी जाए, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। भविष्य सुरक्षा खोजने वालों का नहीं है, या तो जोखिम लेने वालों का है। जीवन इस मायने में उल्टा चलता है कि आप जितनी ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं आपको यह उतनी ही कम मिलती है, लेकिन आप अवसरों को जितना ज्यादा चाहते हैं यह उतना ही संभव है कि आप वह सुरक्षा हासिल कर लें जिसे आप चाहते हैं। जब भी आप डर या चिंता महसूस करें और आपको अपना साहस बढ़ाने की जरूरत हो, तो अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर मोड़ लें। कल्पना करें कि आपके लक्ष्य वास्तविकताएं हैं। कल्पना करें कि आप पहले ही वे व्यक्ति बन चुके हैं जैसा आप बनना चाहते हैं, और उस जीवन का आनंद ले रहे हैं जैसे आप पाना चाहते हैं। अपना चेतन मन एक समय में सिर्फ एक ही विचार कायम रख सकता है, इच्छा का विचार या डर का विचार। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने और लगातार बात करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं, तो आपके डर खत्म हो जाते हैं। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ जाता है। आप अपनी भावनाओं और अपने भविष्य पर पूरा नियंत्रण ले लेते हैं। एकाग्रता का नियम कहता है कि आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपके जीवन में बढ़ता जाता है। आप अपने लक्ष्यों पर जितना ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उतने ही ज्यादा लक्ष्य हासिल करेंगे, यह निश्चित है। डर पर विजय और साहस का विकास सुखद सफल जीवन के अनिवार्य शर्तें हैं। जब आप साहस की आदत विकसित करते हैं और करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो अंततः आप उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां आपके डरों का आप पर कोई नियंत्रण नहीं हो जाता। वे अब आपके निर्णय लेने में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा, वे अब आपके निर्णय लेने में मुख्य भूमिका नहीं निभाते हैं। आप बड़े चुनौतीपूर्ण रोमांचक लक्ष्य तय करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। आप शांति और आत्मविश्वास के साथ हर स्थिति का सामना करने में समर्थ होंगे। आप ऐसे बन जाएंगे जिसे कोई बाधा नहीं रोक सकते। अगर आप अपने समाज में सबसे सफल स्त्री पुरुषों में से किसी एक के साथ बैठ सकें और उससे सफलता के सारे सबक सीख सकें, जिसे सीखने में उसे पूरा जीवन लगा दें, तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि इससे आपको ज़्यादा सफल बनने में मदद मिलेगी? यहाँ एक और सवाल है, क्या होगा अगर आप अब तक संसार में हुए 100 सबसे सफल स्त्री पुरुषों के साथ बैठ सकें और उनसे उनके नियम और उनके सबक और उनकी सफलता के रहस्य सीख सकें? क्या इससे आपको अपने जीवन में ज़्यादा सफल बनने में मदद मिलेगी? क्या हो अगर आप समय के साथ 1000 से ज़्यादा बेहद सफल स्त्री पुरुषों के साथ बैठ सकें? 2000 या 3000 बेहद सफल स्त्री पुरुषों के साथ? आप शायद जवाब देंगे कि इन बेहद स्त्री पुरुषों के साथ समय बिताने का अवसर पाना बड़े सौभाग्य की बात होगी। उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए जो सीखा है, उसे सीखने से आपको बहुत मदद मिलेगी। बहरहाल सच तो यह है कि यह सारी सलाह और जानकारी आपको जरा भी भला नहीं कर पाएगी जब तक कि आप अपनी सीखी हुई बातों और निश्चित कर्म को नहीं करते हैं। यदि सफलता के बारे में सीखने से ही आपके जीवन में महान चीजें आ सकती तो आपकी सफलता की गारंटी थी। बुक स्टोर में स्व सहायता पुस्तकें भरी हुई है, जिनमें से प्रत्येक में ऐसे विचार भरे पड़े हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। बहरहाल तथ्य यह है कि संसार की सारी सबसे अच्छी सलाहें भी आपकी मदद तभी कर सकती है जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में लगनशील सतत कर्म करने के लिए प्रेरित रहें और तब तक रहें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। यह पुस्तक पूरी होने पर इस बात की बहुत संभावना है कि आप यह निर्णय ले चुके होंगे कि अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आप तुरंत ही कौन से निश्चित कार्य करने जा रहे हैं। आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य तय कर चुके होंगे और आपने उनकी योजना बना ली होगी और आपने वहां तक पहुंचने का संकल्प ले लिया होगा। आपके भविष्य के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आप वह करेंगे जिसे करने में आपने संकल्प लिया है। आत्मानुशासन ही कुंजी है। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो इसी पर बनने वाला है, आत्मानुशासन की शक्ति। अगर आप उस बुक को चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो बनाएं तो मुझे कमेंट करें और अपना सजेशन भी देते रहें कमेंट करके कि इसमें किस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या इसमें और शामिल करना चाहिए। इससे मेरी मदद होगी आप लोगों के अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट देने में। तो चलिए, आत्मानुशासन सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आत्मानुशासन का मतलब यह है कि आपकी चारित्रिक शक्ति और इच्छा शक्ति के आधार पर आपके भीतर यह योग्यता है वह करने की जो आपको करनी चाहिए जब आपको उसे करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। चरित्र किसी संकल्प पर तभी तक अमल करने की योग्यता है जब वह उत्साह जा चुका हो। समझ रहे ना क्या कर रहा है कि चरित्र किसी संकल्प पर तब अमल करने की योग्यता है जब वह उत्साह जा चुका हो जिससे संकल्प लिया गया था। आत्मानुशासन का संबंध सीखी बातों से नहीं होता है, इसका संबंध तो इस बात से होता है कि आप बार बार कीमत चुकाने के लिए खुद को समर्पित और अनुशासित कर सकते हैं या नहीं। जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, आत्मानुशासन आपकी यात्रा की हर अवस्था के लिए आवश्यक है। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य तय करने में आत्मानुशासन की जरूरत है, फिर आपको उन तक पहुंचने की योजनाएं बनाने की आत्मानुशासन की जरूरत है। आपको नई जानकारी के साथ अपनी योजनाओं को लगातार बदलने और उन्नत करने की आत्मानुशासन की जरूरत है। आपको हर दिन योजना बनाने, अपने समय के उपयोग की प्राथमिकता तय करने और किसी भी समय
की जा सकने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करने की आत्मानुशासन की जरूरत है। तो दोस्तों आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे और कल का चैप्टर इस बुक का कंप्लीट चैप्टर होगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए। बाय।